मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्टडी विद कवि बंधु सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। मुझे आशा है कि मेरा पढ़ाना कान कान जो है आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए आज मैं सामाजिक विज्ञान का इतिहास का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, एक श्रृंखला लेकर आया हूँ, सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें इतिहास से जुड़े हुए बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे बोर्ड कक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज लगभग 5 प्रश्नों की एक सीरीज रहेगी, जिसमें 5 प्रश्नों के माध्यम से आपको 20 प्रश्नों के उत्तर याद कराने का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि हर एक ऑप्शन को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर के साथ और हो जाइए तैयार। हमें बोर्ड एग्जाम में जो है कठिन परिश्रम करके जो है श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने हैं। इसी हमारे भारतीय महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिन रास्तों पर कठिनाइयां नहीं होती है वो रास्ते ही नहीं होते हैं। अर्थात जीवन में कितनी कठिनाइयां हो, हमें दृढ़ संकल्पित होकर के जो है अपने रास्तों पर चलना चाहिए। एक दिन मंजिल हमारे कदम को चूमेगी। तो हो जाओ तैयार साथियों। पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। इतिहास का पहला प्रश्न हमारा प्रारंभ होता है, किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए थे? किस व्यक्ति ने कल्पनादर्श नाम का सिद्धांत दिया और दुनिया के लोगों को अलग राष्ट्रों के समूह में बांटने की कल्पना की? तो वो व्यक्ति था फ्रेडरिक सोल्यू, जुसेपे मैसनी, ओटोवान बिस्मार्क या गैरिबाल्डी। तो कल्पनादर्श का जो सिद्धांत दिया वो व्यक्ति था फ्रेडरिक सोल्यू। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेडरिक सोल्यू मित्रों एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने कल्पनादर्श का सिद्धांत दिया। पहले तो आप कल्पनादर्श को समझिए। कल्पनादर्श का मतलब होता है एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखना, एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना जहाँ सभी लोग स्वतंत्रता समानता के साथ रहते हैं और जिस देश का एक कानून होता है, उसे कल्पनादर्श या यूटोपिया कहा जाता है, जिसकी कल्पना करना संभव नहीं होता है। फिर भी फ्रेडरिक सोल्यू ने एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना की, जिसको कल्पनादर्श के नाम से जाना जाता है। तो कल्पनादर्श का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति फ्रेडरिक सोल्यू था मित्रों। साथ ही जुसेपे मैसनी को भी समझ लीजिए आप। जुसेपे मैसनी इटली का एक क्रांतिकारी था, जैसे भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह जी थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, वैसे जुसेपे मैसनी भी इटली के एकीकरण में बहुत सहायक क्रांतिकारी था, जिसने यंग इटली और यंग यूरोप संगठनों की स्थापना की थी। साथ ही आप ओटोवान बिस्मार्क को भी समझ लीजिए। ओटोवान बिस्मार्क का संबंध भी जो है, ओटोवान बिस्मार्क का संबंध भी जर्मनी से है। ओटोवान बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ओटोवान बिस्मार्क का मानना था कि कभी भी क्रांति जो है शांति और अहिंसा के बल पर नहीं प्राप्त की जा सकती। अगर क्रांति लानी है, पूरे राष्ट्र को एक करना है, तो हाथों में तलवार उठानी होगी। हमारे हिंदी के एक बहुत अच्छे कवि है, वो भी एक बात कहते हैं कि वो मुट्ठी कुमारी ही रह जाती है जो शस्त्र नहीं उठाती है। तो बिस्मार्क का मानना था कि तलवार और सैन्य शक्ति के बल पर ही जो है जर्मनी को एक किया जा सकता है। तो ये जर्मनी के प्रथम चांसलर भी थे, और हम इन्हें कह सकते हैं जर्मनी के संस्थापक भी कह सकते हैं। जर्मनी के संस्थापक या जर्मनी के एकीकरण में सहायक नेता जो लौह और रक्त की नीति पर विश्वास करते थे। गैरिबाल्डी के बारे में आपको समझा देता हूं। जैसे जुसेपे मैसनी को यंग इटली और इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, वैसे ही गैरिबाल्डी भी इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इटली के एकीकरण में जुसेपे मैसनी की तरह ही गैरिबाल्डी ने भी भाग लिया था। तो मित्रों एक ऑप्शन के माध्यम से मैंने आपको तीनों ऑप्शन की जानकारी भी दे दी है। दूसरे प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जर्मनी को स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया? 1815 में नहीं, सन 1871 में नहीं, सन 1832 में नहीं, सन 1861 में नहीं। तो फिर कब घोषित किया गया? जी हाँ मित्रों, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था सन 18
1871 में। लेकिन अब आपने सन 1871 समझ लिया है तो आप लोग 1815 भी समझ लीजिए। 1815 में वियना संधि हुई थी। 1815 में क्या हुई थी? वियना संधि हुई थी मित्रों। ये वियना संधि किसके खिलाफ थी? ये नेपोलियन के खिलाफ थी। जब नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार जाता है तो उसके बाद सारी रूढ़िवादी शक्तियां इकट्ठी होती है और नेपोलियन ने जितने भी सुधार किए थे उन सारे सुधारों पर पानी फेर देती है। नेपोलियन की सारी नीतियों को खत्म करके पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को वो शक्तियां वापस स्थापित करती है और इसी के नाम से वियना संधि को जाना जाता है। मित्रों 1831 में तो जर्मनी को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। 1832 में क्या हुआ था? 1832 में एक कुस्तुस्तूनिया संधि हुई थी। कुस्तुस्तूनिया की संधि हुई थी जिसमें यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था कुस्तुस्तूनिया की संधि में। ये कुस्तुस्तूनिया में हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि नाम ही ऐसा ही है, आप लोग करेक्ट देख लेना। आगे बढ़ते हैं। सन 1861 में क्या हुआ था मित्रों? सन 1861 में इमानुएल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित किया था। अब हम बढ़ते हैं मित्रों तीसरे प्रश्न पर। मित्रों हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में जो है वकालत की। महात्मा गांधी एडवोकेट थे, वकील थे और ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे मित्रों सन 1919 नहीं, सन 1915। यस, सन 1915 में जो है महात्मा गांधी रिटर्न बैक टू इंडिया, है ना। तो सन 1919 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से नहीं लौटे। सन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और अब मैं आपको बताता हूँ तो सन 1919 का भी कुछ न कुछ कोई न कोई इतिहास की घटना होगी सही। सन 1919 में भाइयों हमारे भारत देश में बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। वैशाखी के मेले में, पंजाब में वैशाखी का मेला लगा हुआ था मित्रों। वहां हमारे क्रांतिकारी नेताओं की बैठक थी जलियांवाला बाग में। वहां अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने हमारे सारे भारतीय क्रांतिकारी नेताओं की बैठक पर हजारों लोगों की संख्या पर जो है अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और जलियांवाला बाग में हमारे बहुत सारे भारतीय भाई जो बैठक में शामिल होने के लिए पधारे थे मारे गए। उसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो घटना सन 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। सन 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे और सन 1918 में क्या हुआ था? सन 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अहमदाबाद में मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा था अहमदाबाद में मिलों के मजदूरों में के द्वारा, उनका मिल में जो काम करते ना मजदूर, उनके साथ जो शोषण किया जा रहा था उस शोषण को देख करके सन 1918 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था मित्रों। तो फिर सन 1914 में क्या हुआ होगा मित्रों? सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी सन 1914 में। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था बेटा? पूना पैक्ट पुणे नामक स्थान पर जो समझौता हुआ था, जो बैठक हुई थी, वो किन दो नेताओं के बीच में हुई थी? ये पैक्ट या ये समझौता किन दो नेताओं के बीच में होता? क्या ये गांधी जी व नेहरू जी के बीच में हुआ था? क्या ये गांधी जी व सुभाष चंद्र बोस के बीच में हुआ था? क्या ये गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था? क्या ये गांधी जी व भगत सिंह जी के बीच में हुआ था? मित्रों इसमें तीसरा ऑप्शन राइट है, तीसरा ऑप्शन
पूना पैक्ट गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था सन 1932 में। सन 1932 में दलितों को लेकर, पृथक निर्वाचन को लेकर, पृथक वोटिंग को लेकर, दलितों के अधिकारों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी पुणे में 1932 में बैठे, एक साथ इनकी मीटिंग हुई, चर्चा हुई और इसी चर्चा को, इसी मीटिंग को, इसी बैठक को जो है मित्रों पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों गांधी जी को तो आप सब जानते हो। नेहरू जी भारत देश के, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे स्वतंत्र भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। मित्रों सुभाष चंद्र बोस जी का नाम भी यहाँ आया है। जब भी हम सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं तो हमारी छाती जो है गर्व के साथ फूल जाती है। हमें उनके यशस्वी नाम का जब भी स्मरण होता है तो देशभक्ति हमारे मन में जो है दौड़ने लगती है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है एक सेना का निर्माण किया था और एक नारा दिया था, दिल्ली चलो, और अंग्रेजों को भारत देश से भगाओ। हे भारतीयों, दिल्ली चलो का नारा जो दिया, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज ने क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह किया था आजाद हिंद फौज ने। मित्रों गांधी जी व भगत सिंह, गांधी जी का नाम तो आप जान ही चुके हो। भगत सिंह एक ऐसा भारत को गौरवान्वित करने वाला नाम, एक ऐसा भारत का वीर शहीद बेटा जिसने भारतवर्ष को आजादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और भगत सिंह जी के साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे हमारे भगत सिंह हमारे लिए प्रशंसनीय हैं। मित्रों हम 5वें प्रश्न पर पहुंच रहे हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है और मुझे आशा है कि एक पंथ चार कार्य हमने एक प्रश्न के माध्यम से किए हैं। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? 5वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। किसने दिया था मित्रों? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो मित्रों सुभाष चंद्र बोस ने भी कोई नारा दिया था क्या? बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और अंग्रेजी प्रशासन को उखाड़ फेंको। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। भगत सिंह जी ने भी कोई नारा दिया था क्या? बिल्कुल, हमारी मां भारती के लाडले शहीद भगत सिंह जी ने भी एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वो भगत सिंह जी ने दिया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भी कुछ नारा वारा दिया था क्या? भाइयों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारतवर्ष का यशस्वी गीत वंदे मातरम गीत की रचना की थी। किसकी? वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत की रचना जो की है, वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी। मित्रों इसी के साथ मैं आपसे विदाई लूंगा। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा घर पर सेल्फ स्टडी करें और स्टडी विद कवि बंधु सब चैनल से जुड़े रहें, अपने मित्रों को भी बताएं और बोर्ड एग्जाम में अपनी सफलता की छाप छोड़े। बेस्ट ऑफ लक, अगली बार फिर मुलाकात होगी।